हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की और मोबिलिटी की बात की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन भी डिराइव किया था। तो आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ओम्स लॉ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका पूरी इलेक्ट्रिसिटी में इसका जो है यूज़ हर जगह होता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसे हम बहुत ही इजी वे में और पूरा डिस्कस करेंगे और इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। एक बार में थोड़ा कम समझ में आए तो दोबारा देखें। और बाकी देखिए, ये वीडियो कुछ थोड़ी बड़ी होती हैं, पर ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, इसलिए आप इसे ये आपको देखनी पड़ेंगी। तो आप पूरा वीडियो को देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है? दिस लॉ रिगार्डिंग फ्लो ऑफ करंट थ्रू मेटल कंडक्टर से, यानी कि एक साइंटिस्ट जीएस ओम 1828 में आए और उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के रिलेशन में रिगार्डिंग एक लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यदि किसी कंडक्टर की, मेटल कंडक्टर की फिजिकल कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं, तो देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इट। तो उस कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें बहने वाली करंट के। तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, V इज प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू आर आई, और V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज ए कॉन्स्टेंट, और इस कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये आपका कंडक्टर है, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो ये, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है। इस कंडक्टर की लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल V लगाया गया है, I करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो इसका SI यूनिट है R का ओम, जिसे इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। R डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। R जो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो डिपेंड्स करता है कंडक्टर के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, और उसकी डायमेंशन यानी कि लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब देखिए, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो ये आप पहले से जानते हैं कि दो क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनके बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये मेटल कंडक्टर के लिए है, ठीक है। तो ये मेटल कंडक्टर के लिए जो ग्राफ खींचा जाए इसमें तो स्ट्रेट लाइन है। तो बाकी आगे तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप पढ़ ही चुके हैं, ओम्स लॉ का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हम पहले निकाल चुके हैं, ये आप जानते हैं, E अपॉन एम टॉप, और वेयर E क्या है, V अपॉन एल। एल क्या है, लेंथ है, तो कंडक्टर की V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E की वैल्यूज इसमें रख दीजिए, क्या है, वी डी इजिकल टू ई टॉ अपॉन एम V अपॉन एल। अब जब क्या नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच जो रिलेशन था वो I इजिकल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में कभी कभी बाहर की आवाज़ आ जाती है, तो उससे आप डिस्टर्ब मत होइएगा। तो I इजिकल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। और वी डी की वैल्यू जो है हमें यहाँ से भी रखनी है, वी डी की वैल्यू। तो देखिए, वी डी की वैल्यू कैसे रखते हैं यहाँ। तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई इजिकल टू, यहाँ पे आई इजिकल टू हो जाएगा वी डी की वैल्यू रखने पे वो वी डी की वैल्यू आई अपॉन
NEA, तो आई इधर रख लीजिए, NEA यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो जाएगा NEA इंटू EV अपॉन ML टॉ। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो NE² A टॉ अपॉन ML, ये क्वांटिटी एक जगह ले ली, क्योंकि ये इसमें सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट हैं। अब हमें V अपॉन आई, तो आई को इधर ले लीजिए, ये इधर चला जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू ML NE² A टॉ। तो M भी कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, चार्ज भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट है और टॉ भी कांस्टेंट। तो ये सारी की सारी को फैक्टर जो कांस्टेंट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम R। तो एक कांस्टेंट हो गया, तो R क्या है, रेजिस्टेंस। तो V अपॉन आई दिस इज ओम्स, यही ओम्स लॉ है। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन है, बस इसमें दो क्वांटिटीज़ की वैल्यू रखनी है, VD की और उसकी V की। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। अब देखिए ओमिक सर्किट्स क्या होते हैं, ओमिक सर्किट्स, दिस सर्किट्स इन विच, अब देखिए इसमें हम कहाँ कहाँ ओम्स लॉ फॉलो होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, आगे देखेंगे। लिमिटेशंस देखेंगे ओम्स लॉ की, और लिमिटेशंस देखने के से पहले कुछ डेफिनेशन को क्लियर करना ज़रूरी है। तो क्या है, दिस ओमिक सर्किट्स क्या होता है, दिस सर्किट इन विच द रेशियो V अपॉन आई इज कॉन्स्टेंट इज आर कॉल्ड ओमिक सर्किट्स। जिन सर्किट्स में V और I का रेशियो जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि सभी में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, वो अभी बताएंगे, जिनमें V और I का R जो है वेरिएबल होता है, बदलता रहता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करते हैं वैसे वैसे R बदलता रहता है। तो इन दी सर्किट्स में V और I के बीच जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और इस रेजिस्टेंस को कहते हैं लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक है। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, द सर्किट्स इन विच द रेशियो ऑफ V अपॉन आई इज नॉट कांस्टेंट, जिनमें V अपॉन आई का रेशियो है कांस्टेंट नहीं होता है। अब इसमें क्या है, जैसे तो इसमें R जो है वेरिएबल होता है और डिपेंड्स अप्लाइड पोटेंशियल, और जो लगाए गए पोटेंशियल पर इसकी वैल्यू बदलती रहती है, और इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ग्राफ नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आगे, अब ये नॉन लीनियर भी कहते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम एक टॉर्च के बल्ब के लिए, टॉर्च का बल्ब लें और उसके उसके लिए ओम्स लॉ देखें, V और I के बीच टॉर्च का बल्ब लगा के, तो उसकी जो क्या है, जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि ये R वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि कुछ वैल्यूज़ तक तो आई जो है मतलब बढ़ती है कुछ पोटेंशियल पर, और फिर जो है आई क्या हो जाती है, बढ़ती नहीं है, करंट नहीं बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो फिलामेंट होता है उसका जब गर्म होकर उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो इसलिए करंट नहीं बढ़ती। तो इस तरह का अदर एग्जाम्पल्स क्या हैं, अदर एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। वैक्यूम ट्यूब्स हैं, क्रिस्टल रेक्टिफायर हैं, वैक्यूम ट्यूब्स में जैसे डायोड वाल्व वगैरह होते हैं, ये थर्मिस्टर हैं, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड वाल्व, क्योंकि इनमें जो डायरेक्शन करंट की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, जो ओम्स लॉ के अगेंस्ट है। तो ये ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट्स, इन्हें आप समझ गए होंगे। तो आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व ऑफ डायोड, डायोड का अगर करेक्टरिस्टिक देखें, वैसे तो इसको देखेंगे हम सेमीकंडक्टर्स में, लेकिन यहाँ भी है ओम्स लॉ में। तो यहाँ पे V और I के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो यहाँ पे एक लिमिट तक तो इसकी I की वैल्यू बढ़ती है, इसके एंड पॉइंट को देखें हम, और फिर I की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो आफ्टर ए सर्टेन लिमिट इफ V इज इंक्रीज्ड, V के बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ती है, R नॉट इंक्रीज्ड, V के बढ़ाने पर भी करंट नहीं बढ़ती है। अब क्या है देखिए इसमें, अब नॉन ओमिक सर्किट्स के लिए I और V में रिलेशन क्या होता है, I और V में रिलेशन होता है, देखिए नॉन ओमिक सर्किट्स के लिए ये होता है I इज इक्वल टू K, ये वो K नहीं है, स्मॉल के, V की पावर 3/2, K इज कॉन्स्टेंट है, तो ये रिलेशन है नॉन ओमिक सर्किट्स में,
आई और वी में ये रिलेशन होता है। अब होता है डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या होता है डायनामिक रेजिस्टेंस? डायनामिक का मतलब जैसे एक कांस्टेंट नहीं है, डायनामिक का मतलब वेरिएबल है। तो फॉर ए नॉन ओमिक कंडक्टर V और I के बीच ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सो रजिस्टर इज वेरिएबल, रेजिस्टेंस इज तो इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो बदलता रहता है। सच रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस मतलब बदलता रहता है नॉन ओमिक सर्किट्स में, उसको क्या कहते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और आर डायनामिक होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में हम थोड़ा सा चेंज करें तो करंट में भी थोड़ा सा चेंज हो, तो तब जो रेजिस्टेंस होता है वो डायनामिक होता है, वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। ठीक है। तो और अब देखिए आगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी? लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक या दो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछ लेता है। तो देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। नंबर 1 क्या है? इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर ओमिक सर्किट्स। यह केवल ओमिक सर्किट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ओमिक सर्किट्स का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें वी और आई का जो वो है रिलेशन, वो जिनमें आर कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन वी और आई के बीच जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, उन्हीं सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। फॉर मेटल वायर ओम्स लॉ एप्लीकेबल फॉर लो वैल्यू ऑफ करंट। मेटल वायर में भी जो है करंट की लो वैल्यू के लिए ही ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, नॉट फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी सेम नहीं रहेगा, तो तब ये ओम्स लॉ फेल हो जाता है वहाँ। और थर्ड है फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर के जैसे वो इससे पहले बताए थे, लाइक इलेक्ट्रोलाइट हैं, लिक्विड, वैक्यूम ट्यूब्स, रजिस्टर्स, रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर, डायोड वाल्व। तो इनमें जो है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनमें करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक है। तो ओम्स लॉ की ये 2-3 लिमिट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूछता है इसमें। अब है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो जो हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात की थी, यहाँ ये निकल के आया था रेजिस्टेंस, तो उसकी देखें तो जो डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, देखो, द ऑब्स्टेकल अप्लाइड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर। तो अगर देखें ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा, अप्लाइड इन दी पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में किसी कंडक्टर द्वारा उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं? हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस अवरोध ही तो पैदा करता है, कि भाई करंट फ्लो में रुकावट पैदा करता है, उसको ऑब्स्टेकल कहते हैं। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन ये है, और फॉर्मूला इसका है ही वो, तो आर इजिकल टू वी अपॉन आई। इसका यूनिट है वी का वोल्ट, आई का एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसको कहते हैं ओम भी। तो आप जो है मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं वोल्ट और एम्पियर दिखाई दे जाए, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, ओम ना दे के, तो वहाँ वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं। अब यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर इस ऊपर वाले फार्मूले में हम वी और ओ इसकी जगह पर अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो किसी कंडक्टर में, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो 1/1 ओम होगा। तो इसे इन वर्ड्स में इस तरह से मतलब डिफाइन कर सकते हैं। 1 ओम की डेफिनेशन पूछ लेता है 1 नंबर में। इफ ऑन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर, यदि चालक के कंडक्टर के सिरों के बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर, इफ द करंट इज 1 एम्पियर, अगर उसमें फ्लो करने वाली करंट 1 एम्पियर है, देन द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। ठीक है। तो अब देखिए इसकी डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन भी पूछ लेता है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो आर इजिकल टू वी अपॉन आई। अब वी की डायमेंशन देखेंगे, आई की तो एम्पियर है, वी का फॉर्मूला है डब्ल्यू अपॉन क्यू। और क्यू को हम आई टी में बदलेंगे तो नीचे आई स्क्वायर टी हो जाएगा,
और W इजिकल टू होता है F, W इजिकल टू वर्क, तो वर्क हो जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन होती है ML T-2 और D की डायमेंशन है L, और I स्क्वायर की है A स्क्वायर, T यहाँ है। अब इसको अरेंज कर लीजिए, तो ML, तो इसको अरेंज कर लीजिए। अब है ये क्या, देखिए ML स्क्वायर, ML स्क्वायर, चूँकि L स्क्वायर यहाँ L और L यहाँ हो गई, और T की पावर -3, T की पावर -2 ये है, ये भी ऊपर जाकर -3 हो गया, एक ये भी ऊपर जाकर -2 हो गया। इसी से इसका यूनिट भी निकल सकता है। तो M से मतलब किलोग्राम, L से मीटर स्क्वायर, सेकेंड -क्यूब, और एम्पियर -2, ये इससे भी इसका यूनिट निकल सकता है। अब ओम के बड़े और छोटे यूनिट्स क्या हैं, देखिए 1 किलो ओम में 10⁻³ ओम होते हैं, 1 मेगा ओम में 10⁻6 ओम होते हैं, और 1 माइक्रो ओम में 10⁻⁻6 ओम होते हैं। तो माइक्रो ये तो आप जानते ही हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक भले ही आप एक बार में ना हो, 2 बार देखिए, और फिर जैसा भी लगे लाइक और कमेंट करिए। तो थैंक यू।